देखिए, आज अपन जानते हैं कि मेट्रो की भागदौड़ वाली जिंदगी में वास्तु के लिए सब सोचते हैं, पर क्या वास्तु का एक रियल उपाय मिल पाता है किसी को? क्या एक फ्लोर पे जब 4 फ्लैट होते हैं, क्या उनका वास्तु सेम होता है या अलग होता है? क्या सिर्फ घर पे 7 घोड़ों की पेंटिंग लगाने से वास्तु की रेमेडी मिल सकती है? क्या अगर आपके घर के आगे से मेट्रो जा रही है तो क्या वो वास्तु को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है या नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है? अगर आप अपना ऑफिस बनाने जा रहे हैं तो आप ऑफिस कौन से फ्लोर पे लें? या क्या सिर्फ वास्तु ही ठीक करने से आपका सब कुछ बढ़िया हो सकता है, या उसमें कोई ना कोई रोल आपके हॉरोस्कोप का भी है? क्या न्यूमरोलॉजी इम्पैक्ट करती है या नहीं करती है, या वास्तु अपने आप में ही एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइंस है? इन सब क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में है तो इनका आंसर जानने के लिए हमारे साथ में है डॉक्टर विजय गोयल, जो एक फेमस एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट हैं। आइए उनसे जानते हैं इन सब सवालों का आंसर। तो हमारे व्यूअर्स के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे और हमने देखा है कि जब हम इंटरेक्ट करते हैं कस्टमर्स से तो काफ़ी कस्टमर्स के वास्तु रिलेटेड क्वेरीज काफ़ी थी। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ में वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विजय गोयल जयपुर से हमारे साथ हैं। और डॉक्टर साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे साथ समय निकाल के आने के लिए। बहुत आपका धन्यवाद युवराज जी, जो आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया अपने पॉडकास्ट में। और आज मुझे लगता है कि अपना बहुत शानदार एक सेशन जाएगा और आपकी सारी क्वेरीज का मैं बहुत जितना भी बेस्ट आंसर्स हो सकते हैं वो मैं देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि काफ़ी लोग जिनसे भी आप मिलो, चाहे वो उसको वास्तु की कुछ नॉलेज है या नहीं है, चाहे वो ऑफिस खरीद रहा है, क्या वो घर रेंट पे ले रहा है, क्या वो एक शॉप खरीद रहा है या ज़मीन खरीद रहा है, तो सब लोग वास्तु बोलते हैं, वास्तु चेक करते हैं, वास्तु कैसा है इसका। तो एक्चुअली होता क्या है वास्तु? जी देखिए, वास्तु हमारा जो जीवन है ना वो 2 चीज़ों से प्रभावित है। एक तो टाइम से प्रभावित है, जिसके कारण हमें आयु मिली है, ठीक है ना। तो समय बहुत तेजी से चल रहा है और ये सिर्फ फॉरवर्ड मूवमेंट है समय का, बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होता। जो समय आपने खो दिया वो वापस आप उसको जी नहीं सकते। अच्छा, हाँ। तो एक तो समय आपको बहुत जीवन में प्रभाव डाल रहा है। तो समय की स्टडी को करना, टाइम को समझना, आपका क्या टाइम है, जनरल कैलेंडर क्या है, ईयर्स गुजरते जा रहे हैं, जो टाइमिंग को समझना और टाइम का क्या आपके ऊपर प्रभाव है, उसके लिए जो जरिया है वो ज्योतिष है। ज्योतिष से आप टाइम को समझ पा रहे हैं कि आपका कैसा समय चल रहा है। हाँ, वो ज्योतिष हो गया। अब जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड, हाँ, मतलब वास्तु, मतलब बेसिकली वास्तु है क्या? एग्जैक्टली। हाँ। अब दूसरी जो चीज जो हमारे जीवन में प्रभाव डाल रही है वो स्पेस है। अच्छा, वो आपका एरिया है। स्पेस का मतलब XYZ, जिस डायमेंशन में आप रह रहे हैं, जिस एरिया में आप रह रहे हैं। आपका जन्म कहीं होता है, मृत्यु कहीं होती है, जीवन में आप कई जगहों में, अलग अलग जगहों में रहते हैं। तो ये जो स्पेस है, ये स्पेस भी आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब जैसे जो ग्रह नक्षत्र तो डालते ही हैं, हाँ, जिस फिजिकल मतलब बिल्डिंग में आप रहते हैं, काम करते हैं, वो भी इम्पैक्ट करती है। वो भी इम्पैक्ट करते हैं। तो खाली फिजिकल बिल्डिंग ही नहीं, वो तो आपको बहुत स्पेसिफिक हो गया। हाँ। आप जिस शहर में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, कहाँ आपका जन्म होता है, कहाँ आपकी मृत्यु होती है। अच्छा। और आपके जीवन में बहुत यात्राएं होती हैं। हाँ। कई बार आप घूमने भी जाते हैं। तो वो पूरा जो स्पेस है, पूरी पृथ्वी का जो एनवायरनमेंट है, वो भी आपके ऊपर इम्पैक्ट करता है। उस इम्पैक्ट की जो स्टडी की गई है, वो आपके जीवन में कैसे शुभ इम्पैक्ट करे, कैसे हम नेगेटिव एरिया से हम बच जाएं, अच्छा, उस स्टडी को वास्तु बोलते हैं। अब इसका बहुत सिंपल सा तरीका ही है, क्योंकि टाइम और स्पेस दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। जहां स्पेस है वहीं टाइम है, जहां टाइम है वहीं स्पेस है। ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है हायर डायमेंशन में। अच्छा, हम इसको अलग अलग गिनते हैं, लेकिन एक्चुअल में दोनों एक ही बात है। टाइम भी एक ही बात है। टाइम का मेजरमेंट हम मिनट और सेकंड से कर रहे हैं, तो स्पेस का मेजरमेंट हम डिस्टेंस से कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन डिस्टेंस और टाइम दोनों एक ही चीज है। तो इस दोनों की अलग अलग स्टडी की गई। जैसे इसका बहुत सिंपल सा उदाहरण से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कई बार आप कोई भी एरिया में आप जाते हैं जहाँ बहुत ही खराब है, बदबूदार है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो नेचर है, उससे वो मैच नहीं करता, तो आप वहाँ पे बिल्कुल आपका मूड ऑफ हो जाता है।
हाँ हाँ हाँ। और कोई जगह आप जाते हैं जहां आपके नेचर से मैच करता हो तो वहां बिल्कुल जॉयफुलनेस में आ जाते हैं। तो ये स्पेस का ही तो प्रभाव है, और किसका प्रभाव है? वो पूरा इन्वायरमेंट का ही तो प्रभाव है। तो वो अच्छा। इन्वायरमेंट के स्टडी को ही अपन वास्तु बोलते हैं। इसका एक और उदाहरण मैं ये देना चाहता हूँ, ये थोड़ा साइंटिफिक तरीके से मैं जवाब देना चाहता हूँ कि सूर्य उदय होता है ईस्ट से और वेस्ट में अस्त होता है, ये फिक्स है। तो ईस्ट और वेस्ट बन गया। और नॉर्थ और साउथ में मैग्नेटिक पोल है। ठीक है, ठीक है ना, दो मैग्नेटिक पोल है और दो सन की एनर्जी का उदय और अस्त है। तो ऐसे ही 4 दिशाएं बन गई। तो ये मैग्नेटिक पोल का भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, और सूर्य जब उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है उसका भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि उदय के साथ आपका दिन शुरू होता है, अस्त के साथ आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली, आपकी जो सिकाडियम अपना टाइम होता है, बॉडी का जो एक बायोलॉजिकल टाइम होता है, वो सूर्य और चंद्रमा से चल रहा है, और सूर्य और चंद्रमा और सूर्य का उदय और अस्त से चल रहा है। ठीक है। तो जैसे अब अपन अगर मेट्रो स्पेसिफिक बात करें, जैसे गुड़गांव में हमने देख रहे हैं कि आजकल हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट भी एक पॉलिसी लेके आ रही है कि काफ़ी ट्रैफिक जैम्स लगते हैं, वाटर लॉगिंग होती है, तो एक नई पॉलिसी आई है जिसको बोलते हैं TOD, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो बोल रहे हैं कि जो मेट्रो कॉरिडोर्स हैं, जहाँ से भी मेट्रो निकल रही है, उस मेट्रो कॉरिडोर के ऊपर उन्होंने बिल्डर्स को अलाउ किया है कि वो हाई राइज बिल्डिंग्स बनाएं, और उनकी जो सेंक्शंस हैं वो 40, 50, 60 स्टोरी की बिल्डिंग्स अलाउ कर दी गई हैं ताकि लोग मेट्रो के पास रहें। अब मेरा जो एक सवाल है, जो कि कई बार कस्टमर्स ने एक दो ने पूछा है कि जब हम मेट्रो लाइंस के पास रहते हैं तो वहाँ जो हैबिटेशन होता है, तो क्या वो इम्पैक्ट करता है उसकी एनर्जीज पॉजिटिवली या नेगेटिवली? जी बिल्कुल। कोई भी चीज़ जो जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो मैनुअल इंफ्रास्ट्रक्चर है चाहे नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमारे स्वभाव को और हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। अच्छा। तो इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे गवर्नमेंट ये मतलब पॉलिसी लेके आई है कि मेट्रोज के आसपास बेटर डेवलपमेंट हो जाए, हाई राइज डेवलपमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पीपल मेट्रो के पास हो जाए, ताकि कम्युनिकेशन या कम्यूटिंग ईजी हो जाए, आना जाना ईजी हो जाए। ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब मेट्रो भी अगर किसी भी एरिया में फास्ट कोई मूवमेंट है, कोई भी गाड़ी का या कोई ऐसी लाइन है जहाँ पे बहुत अच्छी वोल्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज है, तो उसका इम्पैक्ट भी हमारी लाइफ में पड़ता है, क्योंकि उसका भी एक मैग्नेटिज्म बनता है, उसका भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती हैं जो हमसे टकरा रही है, तो उसका इम्पैक्ट भी हमारे, हम जब जेब में मोबाइल रख रहे हैं उसका भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट है। तो वो तो इतनी बड़ी बड़ी लाइन्स हैं, तो इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर पड़ ही रहा है। अब जैसे अब कोई मेट्रो में रह रहे हैं तो अब इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब इग्नोर भी नहीं कर सकते, लेकिन हम इनसे उसको दूर ऐसा भी नहीं कह सकते। सकते कि वो बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अच्छा, वो पर कुछ ना कुछ पड़ता है, पड़ेगा जरूर पड़ता है। तो इसमें जैसे हम देखते हैं कि जो कुछ प्रोजेक्ट्स जो बिल्डर्स बनाते हैं, तो उसमें कुछ अपार्टमेंट्स होते हैं जो कि मेट्रो फेसिंग होते हैं, कुछ अपार्टमेंट्स होते हैं जो कि बोलते हैं साहब पार्क फेसिंग है या ग्रीन फेसिंग है, तो इनका भी कुछ इम्पैक्ट आता है वास्तु के एंगल से? जी बिल्कुल आता है। जैसे अगर कोई अपार्टमेंट्स अगर वो रेजिडेंस के हिसाब से है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी जो बालकोनीज हैं या जो हमारा व्यू है, खाली बालकोनी ही नहीं, अगर हम खिड़की भी खोल रहे हैं उसका अगर व्यू है तो वो उसका व्यू नेचुरल सोर्स की तरफ ज़्यादा हो। अच्छा, नेचर के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ हो, ओपननेस के साथ, गार्डन व्यू हो। जैसे अब इससे एक सवाल और दिमाग में आता है कि अब मेट्रो में तो चलो अपनी जगह है, अब जब अपार्टमेंट्स में हम बात करते हैं, हम किसी बिल्डिंग के अंदर एंटर कर गए तो एक जो फ्लोर होता है उसमें 3-4 अपार्टमेंट्स जनरली होते हैं। अब उसमें यह है कि क्या एक ईस्ट फेसिंग घर से आप एग्जिट ज़्यादा अच्छी है, या आपकी बालकनी जो है उसमें सुबह की धूप आए, तो एक फ्लैट के लिए क्या वास्तु इवॉल्व हुआ है उतना कि एक मकान से लेके फ्लैट तक की जर्नी में कि आप ऐसा हो सकता है कि एक मकान है जिसमें आप निकलते तो ईस्ट फेसिंग में है पर सामने 2 फ्लैट हो रहे हैं, और एक ऐसा फ्लैट है जिसमें कि ईस्ट में सुबह सुबह धूप आती है, जब ईस्ट में धूप आती है तो ऑब्वियसली वेस्ट में शाम को आएगी, तो वास्तु के हिसाब से मतलब इसके लिए मतलब क्या इसमें आपका क्या विचार है मतलब इसमें? ठीक है, अब मैं ये दोनों पहले वाले सवाल का और नेक्स्ट सवाल का मैं दोनों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हम जब कोई भी फ्लैट लेते हैं
तो उसकी खिड़कियां इस ढंग से हो जहाँ से हमें नेचर का व्यू ज़्यादा आसानी से दिखे, नेचुरल व्यू ज़्यादा दिखे, और अननेचुरल व्यू जैसे बिल्डिंग है, मेट्रो है, ये कम दिखे। ऐसी हमारी कोशिश रहनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो नेचर से कनेक्टेड है, ना कि आर्टिफिशियल चीज़ों से कनेक्टेड है। अच्छा। तो हमें हैप्पीनेस नेचर से कनेक्ट होने में मिलती है। तो हमारा दिमाग जब भी शांत होगा जब नेचर से हम कनेक्ट हो जाए। पहला तो ये इसका कनेक्शन, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी ये देनी चाहिए। अगर नहीं हो पा रही तो कोई बात नहीं, तो दूसरी प्रायोरिटी ये होती है कि कोई भी व्यू है, मान लीजिए बिल्डिंग या मेट्रो भी आ रही है सामने, तो वो डिस्टेंस में होना चाहिए, उसकी दूरी अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर का फर्क हो। फर्क, तो उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं आएगा। जितना वो दूर होगा उतना नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं आएगा। तो एक तो ये दूसरा हमें ये फायदा मिल रहा है। तीसरी बात ये आ रही है कि मान लीजिए कि हमें ये चॉइस मिलती है कि हमें ऐसा मकान मिलता है जहाँ पे गेट में ज्यादा रोशनी आती है, और दूसरा फ्लैट ऐसा है जिसमें बालकनी में ज्यादा रोशनी आती है। ठीक है, मान लीजिए आपने ये कुछ नहीं, रोशनी मेरा था ये कि अगर फेसिंग के लिए लोग आजकल बहुत मतलब ध्यान रखते हैं, तो जैसे फ्लैट में क्या होता है कि जैसे ही आप फ्लैट से बाहर निकलते हो तो सामने कोई ना कोई दूसरा फ्लैट होता है या लिफ्ट होती है। अब उसमें कोई सनलाइट या कोई ऐसा तो होता नहीं, बट दूसरा एक ऑप्शन आता है कि जब आप ईस्ट फेसिंग बालकनी, सो ईस्ट फेसिंग फ्लैट से क्या ईस्ट फेसिंग बालकनी बेटर है, या मतलब इसमें आपका क्या विचार है? एग्जैक्टली ये एक्चुअली क्या होता है कि ईस्ट फेसिंग फ्लैट से ईस्ट फेसिंग बालकनी बेटर है, हम ऐसे नहीं कह सकते। अच्छा, इसको हम ये कहेंगे कि ओवरऑल जो वास्तु किसी भी प्रॉपर्टी का, उसका लेआउट का अच्छा है, तो वो आपके लिए बेटर है ओवरऑल। अच्छा, उसमें सब बातें आ गई कि आपका ओपनिंग कहाँ पे है, आपकी बालकनी कहाँ पे है ये। लेकिन अगर आपका ईस्ट फेसिंग गेट है, जिसके सामने गेट है, आपका वो लॉबी में ही खुलेगा। फ्लैट के अंदर तो लॉबी में गेट खुलते हैं, और चारों पांचों गेट एक ही लॉबी में खुलते हैं, जो लाइट से ही वो ज्यादातर उसमें रोशनी होती है। करेक्ट। लेकिन अगर वो गेट हमें बहुत अच्छा मिल रहा है वास्तु के हिसाब से, तो डेफिनेटली वो ज्यादा बेटर है। लेकिन मान लीजिए हमें गेट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, हमें नहीं मिल पा रहा अच्छा गेट, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम ईस्ट फेसिंग लॉबी बालकनी मिल जाए अच्छी। तो ये ओवरऑल कैलकुलेशन है, हम इसको एक इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। अब आप एक चीज़ और देखिए कि जैसे मतलब अपार्टमेंट, जब लोग आजकल रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स का कल्चर है। रेडी टू मूव में क्या है कि जो मेट्रो में जो भी यूज़र है वो वैसे ही बिजी है, हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, स्मॉल फैमिली है, टाइम नहीं है, तो जनरली लोग रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स में मूव करते हैं कि साहब आपको चाबी मिल गई और आप अपने घर में रहना शुरू करो। उसमें मॉड्यूलर किचन, एसी, लाइट्स, पंखे कई बिल्डर्स लगा के देते हैं। सो अगर अपन ये देखें कि क्या जो रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स आपने देखे हैं, काफ़ी लोग आपको बुलाते भी हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, तो ये रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स में ये शायद एक नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो आपके एंगल से एज ए वास्तु एक्सपर्ट आप क्या बोलेंगे? देखिए, रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स तो सुविधाओं के लिए बेस्ट है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सामने वाला जो मकान में रहना चाहता है जल्दी से जल्दी रह पाता है, तो वो तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो उसके लाइफ के हिसाब से तो ठीक है। लेकिन अगर रेडी टू मूव अपार्टमेंट वास्तु के अनुसार बना हुआ है तब तो बेस्ट है। लेकिन अगर वो वास्तु के अनुसार नहीं बना हुआ है तो फिर उसके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने की तैयारी है, वो कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर आएंगी। इसमें भी क्या होता है कि जो अब इसमें ना एक चीज़ और है, जैसे इसमें अब आप बताओ कि जैसे मान लो कि एक ही फ्लोर पे ऐसे 4 कोनों पे 4 अपार्टमेंट्स हैं। हाँ। अब अगर किसी एक अपार्टमेंट का वास्तु जो मान लेते हैं अगर अच्छा है तो दूसरे का तो उससे अपोजिट है, तीसरे का उससे अलग है, तो पर चारों तो अपोजिट है, तो सब फैमिलीज को तो वास्तु परफेक्ट घर नहीं मिल पाएगा। हाँ। तो इसमें बिल्डर्स कैसे उसको वास्तु इन्वॉल्व करते हैं, या इसमें आपका एज एन एक्सपर्ट क्या व्यू पॉइंट है? एग्जैक्टली ये सबसे बड़ी समस्या है, यही सबसे बड़ी समस्या है। तो जैसे लोग मेरे पास आते हैं फ्लैट्स सिलेक्शन के लिए आते हैं, तो क्योंकि जो लोग वास्तु को लेके कॉन्शियस हैं तो वो तो फ्लैट खरीदने से पहले ही वास्तुकार को कॉल कर लेते हैं ताकि वो वास्तु के हिसाब से फ्लैट सिलेक्शन कराते हैं, क्योंकि फ्लैट्स में चेंजेस बहुत मुश्किल से हो पाते हैं, तो आपका सिलेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, चेंज तकरीबन कुछ नहीं कर सकते आप उसके बाद। उसके बाद तो अब वही बात है कि एक फ्लोर में 4 फ्लैट हैं 4 डायरेक्शन में, उसमें से एक ही सबसे बेस्ट होगा। हाँ, 3 में से एक ही बेस्ट होगा, फिर सेकंड बेस्ट होगा, फिर थर्ड बेस्ट होगा, फिर बिल्कुल खराब होगा। ऐसे होगी, क्योंकि सेम ही डिजाइन होता है, एक ही डिजाइन को वो लोग कॉपी करते हैं, सिमिलर होता है, लगभग सिमिलर डिजाइन होता है। करेक्ट। तो इसलिए लेआउट जब सेम हो तो सिलेक्शन करना हमारी समझदारी है, पहला तो ये।
दूसरा, ये तो हो गया कस्टमर के व्यू पॉइंट व्यू से, लेकिन एज अ बिल्डर उसको लिए तो मुश्किल हो गई, उसको तो चारों के सेम ही प्राइस ले रहा है, सेम ही कंस्ट्रक्शन वैल्यू है, वो तो चाहता है कि सबके एक ही वो मिले, उसको अच्छे ग्राहक जल्दी से मिल जाए, ये भी वो चाहता है। और हमारे जैसे वास्तुकार बीच में आ जाए तो उनका कुछ प्रॉपर्टी अच्छी हो जाती है, कुछ खराब हो जाती है, क्योंकि हमने उसमें क्लासिफिकेशन कर दी, लेकिन उन्होंने तो अपने हिसाब से, ये भी एक काफी बड़ा कंफ्यूजन है। उन्होंने तो अपने हिसाब से बेस्ट ही बनाया था, हमने आके उसको अलग अलग कर दिया कि नहीं नहीं ये अच्छा है, ये खराब है। तो होता क्या है कि इसमें बिल्डर्स को क्या करना चाहिए, जैसे यहाँ जयपुर के राजाओं ने किया, हमारे देश में अगर कोई वास्तु के हिसाब से कोई सिटी बसी 400 साल पहले या 500 साल पहले, जयपुर 500-600 साल पुराना ही है, तो वो हमारे राजा ने बसाई, जय सिंह जी ने। तो उन्होंने ऐसी सिटी बसाई वास्तु के अनुसार कि कोई भी व्यक्ति, वो भी रेडी टू शिफ्ट सिटी थी इनकी, कि बाहर से लोगों को बुलाते थे कि रह लो, सब बना के दिया उन्होंने। तो उन्होंने ऐसा किया, ऐसे प्रोग्राम बनाया कि कुछ कॉमन वास्तु जो है इस ढंग से रखी कि अंदर अगर वो गड़बड़ तरीके से भी कुछ बना ले तब भी उनके जीवन में इतनी खराबी नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब जो अब सोसाइटी का जो वास्तु है वो भी इम्पैक्ट करता है, वो इम्पैक्ट करता है। तो अच्छा, अगर आपने सोसाइटी का ओवरऑल वास्तु अच्छा बना लिया, अगर बिल्डर वास्तु के अनुसार चीजें बनाए, एक तो क्या होता है कि बिल्डर इसलिए घबराता है वास्तुकार से मिलने के लिए, क्योंकि वो कहेगा कि चारों फ्लैट है, 4 तरीके से बना लो, और वो स्पेस का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पाता। बिल्डर को लगता है कि मेरा ये महंगा स्पेस है, इसको वास्तुकार जो है गड़बड़ कर देगा, हम उस हिसाब से बना नहीं पाएंगे जितना हम यूटिलिटी लेना चाहते हैं। उसमें मैंने देखा है कि जो बिल्डर जनरली करते हैं कि कुछ अपार्टमेंट, जैसे अगर उनको टावर का टिल्टिंग तो सनलाइट के हिसाब से आई थिंक काफी लोगों ने करी है, कुछ में ऐसे किया है कि उसको किसी को सुबह की धूप दे दी, किसी को शाम को दे दी, एक टावर की दूसरे टावर पे परछाई नहीं गिरे, तो उस तरह की तो आई थिंक ये लोग कर रहे हैं, बट कितना उसको बिजनेस वायबिलिटी भी आई थिंक एक इम्पोर्टेंट चीज है। उसमें फिर अगर ये ओपन माइंडेड वास्तुकार से मिले, जैसे मैं जो करता हूँ कि हम जब कोई सोसाइटी या बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें हम कॉमन वास्तु इस ढंग से डिजाइन करते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो वास्तु विश्वास करे या नहीं करे, जो उसका कस्टमर है बिल्डर का, वो बिल्डिंग खरीदने के साथ साथ, फ्लैट खरीदने के साथ साथ उसको हैप्पीनेस भी मिलनी चाहिए। हाँ, सही बात है, मतलब उसकी लाइफ में, उसके लाइफ में पॉजिटिव आनी चाहिए। तो हम मिनिमम वास्तु वो डिजाइन कर देते हैं, और बिल्डर को भी नुकसान नहीं हो, उसकी भी ऐसे नहीं लगे कि नहीं मेरा आर्किटेक्चर वैल्यू कम हो रही है, मेरी स्पेस वैल्यू कम हो रही है, या स्पेस की मैं उतना बैड बेनिफिट नहीं ले पा रहा, वो हम उसका घाटा। अच्छा, एक चीज जैसे और बताइए कि जैसे अब जब आप कोई फ्लैट लेना ही पड़ता है, क्योंकि जमीन लेके मकान बनाना बहुत कॉस्टली है और थोड़ा सा अनसेफ भी रहता है, तो काफ़ी जो क्लाइंट्स हैं आजकल वो अपार्टमेंट्स की तरफ डाइवर्ट होते हैं फॉर ए सिक्योर्ड कंफर्टेबल लिविंग। तो अब एक फ्लैट में जो ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो वास्तु के साथ रिलेट करती है, जो कस्टमर्स भी हमसे पूछते हैं या जनरली लोग पूछते ही हैं, जैसे किचन कैसा होना चाहिए या बाथरूम यहाँ होना चाहिए और वहाँ नहीं होना चाहिए, तो किचन, बाथरूम, बेडरूम में सोने का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो ये 2-4 चीज़ें आपके हिसाब से क्या कोई आदमी ध्यान रख सकता है? देखिए, एक सबसे कॉमन जो मिस्टेक्स करते हैं सबसे ज़्यादा, वो है बाथरूम्स की। अच्छा। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, खासकर बिल्डर्स के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी, जो भी फ्लैट के बायर्स हैं, कि एक जो बाथरूम है जो निर्विवाद रूप से पूरे वर्ल्ड में उस पोजीशन को, जहाँ भी मैंने देखा है, बहुत मतलब विदेशों में तो जहाँ वास्तु का नाम भी नहीं जानते, मैंने वहाँ भी उसका रिजल्ट देखा है। अच्छा। कि अगर नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। अच्छा। ठीक है, अगर आपकी खुद की पर्सनल हॉरोस्कोप कमजोर है तब तो उसका इम्पैक्ट इमीडिएट नजर आ जाएगा। अगर आपकी खुद की पर्सनल हॉरोस्कोप स्ट्रांग है, आपका भाग्य बड़ा स्ट्रांग है, तो उसका इम्पैक्ट स्लो आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम अवॉइड करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में तो बाथरूम होना ही नहीं चाहिए। जो देवताओं का स्थान है, जो मंदिर का स्थान है, वहाँ बाथरूम बना, वहाँ बाथरूम नहीं होना। जैसे मैं बॉम्बे में मैंने बहुत देखा कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत बाथरूम बने हुए हैं पुराने, अभी भी वहाँ ट्रेंड है, लेकिन अब तो थोड़ा कम होता जा रहा है। पहले तो लगभग हर प्रॉपर्टी में उनके नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम। कई बार 4-4 जो 5-5 बेडरूम वाले फ्लैट्स होते हैं, उसमें उनको चारों तरफ बेडरूम बनाने होते हैं। तो हर बेडरूम के साथ बनाते हैं, कोई तो आएगा, तो कहीं ना कहीं वो नॉर्थ ईस्ट में भी आ जाता है, तो ये भी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम तो 100% अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो बिल्डर हो चाहे कस्टमर हो, ठीक है, बायर हो चाहे सेलर हो, दोनों को नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं रखना चाहिए। तो दोनों के लिए भला है, उसको फ्लैट सेल करने में भी उसको फायदा मिलेगा
और जो बाई करेगा उसको भी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा बताया आपने। ये और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी एक और कोशिश ये कर सकते हैं कि किचन जो है वो ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ कहीं भी, जो ईस्ट अच्छा। वाला जो जोन है या हाँ। खासकर साउथ ईस्ट वाला जो जोन है, हाँ हाँ वहाँ अगर किचन होती है तो अग्नि का बैलेंस हो जाता है, क्योंकि रेसिडेंस में किचन बहुत महत्वपूर्ण हाँ है। हाँ एक्चुअली रेजिडेंस कहलाता ही इसलिए है कि वहाँ किचन है। ठीक है। हाँ, अगर किचन नहीं है तो खाली हाँ, आप सोने के लिए थोड़ी आ रहे हो। हाँ सही बात है। हाँ, वो घर किचन के साथ ही बनेगा। किचन, घर हमेशा किचन के साथ ही बनता है। तो घर में 3 चीज इंपॉर्टेंट है, किचन, बेडरूम, पूजा रूम और बाथरूम, बस यही हाँ, इंपॉर्टेंट है। हाँ यही इम्पोर्टेंट है। उसी से एक न्यूक्लियर तो फैमिली का किचन हैप्पीनेस। किस डायरेक्शन में, साउथ या साउथ ईस्ट? साउथ में तो नहीं, साउथ अच्छा। ईस्ट से ईस्ट की तरफ। साउथ ईस्ट से ईस्ट की तरफ किचन होनी हाँ, चाहिए। किचन हो तो बेस्ट तो, है। और फिर अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन भी दे देते हैं कई बार, नॉर्थ। अब आप एक चीज़ और देखिए, जैसे फ्लैटों में जो एक चीज़ और देखने को आती है कि जो फ्लोर्स हैं, अब जो फ्लोर है वो सभी फ्लोर्स का वास्तु सेम ही होता है, पर उनकी लाइफ के अंदर जो इम्पैक्ट है वो शायद सबका सेम नहीं आता है, या हो सकता आता भी हो। बट इसमें आपका क्या कहना है? देखिए ये, हाँ, जैसे मान लीजिए कोई 25 माले की बिल्डिंग है, तो एक जो वास्तु एक फ्लैट नीचे बना एकदम 2 कॉपी ऊपर तक सेम टू सेम रहता है। तो इसका जो इम्पैक्ट है, अगर वो वास्तु खराब है तो उस सब जितने भी रह रहे हैं 25 के 25 माले में 2500 माले की फैमिलीज पे उसका इम्पैक्ट आएगा नेगेटिव। लेकिन अच्छा। हर व्यक्ति की अपनी एक किस्मत है, हर व्यक्ति की अपनी एक डेस्टिनी है। अच्छा उस डेस्टिनी के हिसाब से उसका इम्पैक्ट आएगा। अच्छा हाँ, लेकिन मान लीजिए किसी ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसमें से हम यूं कहें कि वास्तु ऐसा है जो हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा, मान लीजिए ऐसा है, तो सबके आपको हेल्थ पे इम्पैक्ट दिखाई देगा, किसी के ज्यादा होगा किसी को कम होगा, बस। अच्छा, बट वो एक्टिवेटेड रहेगा उसमें मान लीजिए रहेगा। किसी के कैरियर में इम्पैक्ट है तो सबके कैरियर में इम्पैक्ट दिखाई देगा। अच्छा, इतना स्ट्रांग होता है वास्तु? हाँ हाँ, उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, ऐसा अच्छा। नहीं कि आएगा नहीं। लेकिन क्या है कि हम, एक तो कर्म सिद्धांत काम करता है, एक ज्योतिष अपनी खुद की डेस्टिनी भी काम करती है। हाँ। तो जो हमारी डेस्टिनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम अपने लाइफ को कैसे जी रहे हैं, हमारा क्या एफर्ट्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। वास्तु तो एक प्रकार की रेमेडी है। तो वास्तु मतलब एक ये सवाल, चलो मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ, जिन लोगों ने हमारा स्टार्टिंग से मिस कर दिया। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया कि वास्तु टाइम और स्पेस से लिंक करके आपने, तो मैं दोबारा एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए, कि जो वास्तु है वो बेसिकली, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, एक कार है, उसमें 4 टायर होंगे, एक दरवाज़ा होगा, 4 दरवाजे होंगे, एक डिक्की होगी, बोनट होगा, तो ये कार कहलाती है। तो वैसे ही वास्तु एक सिंपल नॉर्मल इंसान के लिए वास्तु, वो किस चीज़ को वास्तु माने अपने घर के हिसाब से देखें? अगर घर के हिसाब से देखें तो सिंपल वही कि बेडरूम हो, किचन, बाथरूम और एक लिविंग स्पेस, ये जो आप इसको घर बोलते हैं, यही आपका घर है। क्योंकि लिविंग स्पेस, कोई गेस्ट आ रहा है आपसे मिल सके, उसके लिए आराम हो, एक आप आराम से रह सके। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि इसका जो मेन फंक्शन है, वास्तु का जो मेन फंक्शन है वो मेंटल पीस है। इसका मेन फंक्शन ये नहीं है कि हम आर्थिक उपलब्धि बहुत पालें, या हम और जीवन में जो मटेरियल एस्पेक्ट की उपलब्धियां वो बहुत अच्छा। पालें, वो नहीं है इसका मेन फंक्शन। हमारे शास्त्रों में शांति और एक कहते हैं ना कि एक पीसफुलनेस, एक हम पॉजिटिव रहे हमेशा। हाँ, मतलब कोई अगर रिलैक्स रहेगा तो उसकी सब चीज़ों में अच्छा ही होगा, उसके जीवन में सब अच्छा होगा। क्योंकि जिसके जीवन में कितना धन आएगा कितना नहीं आएगा, वो तो उसका भाग्य पर निर्भर करता है। हाँ, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है। अब हालांकि वास्तु तो अपना काफ़ी हजारों लाखों साल पुराना है, बट अब उस टाइम, अब वो एक घर के ऊपर ही दूसरा घर होना, मान लेते हैं कि चलिए साउथ ईस्ट में किचन है, बट आपसे जो ऊपर वाले फ्लैट में भी साउथ ईस्ट में किचन है, तो अब आपके सिर के ऊपर भी एनर्जी है और नीचे भी है, तो ये इसको वास्तु कैसे रिलेट करता है? मतलब आपके लिए तो बहुत मुश्किल आज की डेट में हो गया होगा ये सब करना। नहीं, ये वास्तु कभी भी मुश्किल नहीं हुआ। ये सब चीज़ें पहले भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स पे कल्पना की गई है। तो अच्छा, बस आज मटेरियल बदल गया है, बाकी सब काम पहले भी हुआ, अभी भी हुआ है। हर बात पे काम किया हुआ ही है, कुछ भी चीज़ नई नहीं है, बस न्यू तरीका है, नया रैपर है। हाँ, बस और कुछ नहीं है। तो अगर हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वहाँ हमारे वास्तु देवता बैठे हैं, दूसरे के पास जो प्रॉपर्टी है वहाँ उसके वास्तु देवता, वो अपने आप में एक अलग एंटिटी है, पूरा अलग एंटिटी। अच्छा, हाँ, और सोसाइटी अपने आप में एक बड़ी एंटिटी है।
ये इस तो तरीके जो ये रेमेडीज कई बार मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग बताते हैं करते हैं, तो क्या रेमेडीज से फ़र्क पड़ता है? और अगर पड़ता है तो क्या वो बिल्कुल उसको चेंज कर देता है या थोड़ा सा इम्पैक्ट कम या ज़्यादा होता है? देखिए, एक्चुअल में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुका है और अब उसमें हम कंस्ट्रक्शन वाइज कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई कमरा इधर से उधर नहीं कर सकते, कोई दीवारें कम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो फिर उसमें सिंपल रेमेडीज होते हैं। कुछ सामान लगा दिया, कुछ चीज़ें पेंटिंग्स लगा दी, या मान लीजिए हमने इन्वायरमेंट को अच्छा करने के लिए कुछ कर लिया, तो वो रेमेडीज़ की जाती है। तो वो उन रेमेडीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट तो नहीं होता है, लेकिन स्टिल एक रेमेडियल इम्पैक्ट तो होता ही है। इसको इस तरीके से ले लीजिए कि आप आप क्या नहाए धोए नहीं बिल्कुल भी और आपको फंक्शन में जाना है, हाँ जी, राइट। हाँ, तो अब आप क्या करेंगे कि आप अपने आप को ड्राई क्लीन करेंगे कैसे भी पहुँच के, फिर बढ़िया सा आप परफ्यूम वगैरह लगाएंगे अच्छी ड्रेस पे और फिर आप चले जाएंगे। तो सामने वाले को तो यही लगेगा कि आप बिल्कुल फ्रेश हैं। जितना मैनेज कर सकते हो उतना करेंगे। हाँ, उतना मैनेज करके आप अपने आप को फ्रेश फील कराएंगे और सामने वाले को भी फ्रेश फील हो जाएगा। तो आपका काम तो हो गया, अच्छा, आपका पर्सनल काम तो हो ही है, क्योंकि आपने सामने वाले को फ्रेश फील तो करा ही दिया और आप भी उस टाइम फ्रेश ही फील कर रहे थे, क्योंकि आपने भी अच्छे अपने आप को ड्रेसअप कर लिया और ये कर लिया। लेकिन अगर आपकी आदत है कि मैं नहाने के बाद ही कोई चीज खाता हूँ या नहा के ही जो आपकी एटीट्यूड बना हुआ है, तो आपको वहां जरूर दिक्कत आएगी। आप नहाने के बाद अगर आप डेली आपका नियम बना लिया कि मैं नहाऊंगा उसके बाद ही खाऊंगा, और उस दिन आप नहाए ही नहीं और ऑफिस पहुंच गए, आपने काम कर लिया, लेकिन जब आप खाने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि यार नहाए तो नहीं मैं, क्योंकि वो आपको पता है। तो इसका इम्पैक्ट इस तरीके से है।